वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो चैप्टर 5 का टॉपिक है, जिसके अंतर्गत हम ये जानेंगे कि फ्यूल, जिसको हिंदी में हम ईंधन कहते हैं, क्या होता है, एक अच्छे ईंधन की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, हम एक ईंधन को अच्छा कब कहेंगे, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हो, गुण हो, उसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ हम अवस्था के आधार पे यानी स्टेट के आधार पर ईंधन को कितने भागों में बांटा जाता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से कि ईंधन या फ्यूल को हम कैसे परिभाषित करेंगे। तो ईंधन एक दहनशील पदार्थ है, जैसा आप स्क्रीन पे सामने देख पा रहे हैं। दहनशील का मतलब है कंबस्टेबल, जिसको हम जलाने से ऊर्जा हम जो प्राप्त होगी उस ऊर्जा को हम अलग अलग कार्य में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा अगर एग्जांपल हम दें कि अगर हम पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं गाड़ी में, मोटरसाइकिल में या किसी प्रकार के वाहन में, तो वो जब वो पेट्रोल या डीजल जलता है तो हमारे वाहन को एक जगह से दूसरे जगह जाने में आसानी होती है। ठीक उसी तरीके से अगर हम कुकिंग पर्पज़ के लिए जैसे लकड़ी या कोयला जलाते हैं तो हम खाना बना पाते हैं। थर्मल पावर प्लांट में हम उसी कोयले को जलाकर विद्युत पैदा करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हम ईंधन को जलाकर अलग अलग तरीके से उसका प्रयोग में ला रहे हैं, पर कॉमन क्या है, सभी जगह पर हम ईंधन को जलाने का ही काम कर रहे हैं और उससे जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है उसको हम विभिन्न कार्यों में प्रयोग में ला रहे हैं। ठीक है, इसमें मुख्य अवयव के रूप में कार्बन होता है, क्योंकि कार्बन का दहन होने पर प्रबल ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक अभिक्रिया देती है। यानी जब भी ईंधन जलता है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जिसमें ऊर्जा यानी ऊर्जा जो होती है, एनर्जी जो होता है वो हीट के फॉर्म में ज़्यादा निकलता है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि ज़्यादातर जो भी ईंधन का जो मेन कंपोजिशन होता है वो होता है कार्बन, यानी उसका जो जिस चीज़ से वो बना होता है तो वो कार्बन। तो जब कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और साथ में साथ एनर्जी निकलती है। तो एनर्जी लाइट के रूप में भी होती है, हीट के भी रूप में होती है, और उसको हम अलग अलग तरीके से प्रयोग में लाते हैं। इसे घरेलू कार्यों तथा उद्योगों पर प्रयोग करते हैं, जैसे लकड़ी हो गया, चारकोल हो गया। लकड़ी को जलाने देने के बाद जब उसकी जो अशुद्धियाँ हैं, जैसे जलने के बाद जो कंबस्टेबल मटेरियल्स है वो बच जाता है तो चारकोल बन गया। पेट्रोल हो गया, बायोगैस आप सब जानते हैं, बायोगैस प्लांट जिसमें गोबर या जो भी ह्यूमन एक्सट्रैक्ट को अंडर एक बहुत बड़े चैम्बर में बनाकर उसको जब एनारोबिक कंडीशन में जब रखा जाता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाइजेस्ट करते हैं, और उस दौरान जो गैस निकलती है, ज़्यादातर मीथेन गैस निकलती है, उसका यूज़ हम कुकिंग पर्पज़ के लिए करते हैं। तो यहाँ पे हम गैसियस फॉर्म में भी ईंधन का प्रयोग करते हैं। तो कोयला हो गया। तो ये सब जो मैं अभी आपको सामने जो बता रही हूँ सब ईंधन के प्रकार हैं। और ये सब ईंधन हम इनको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम सब को जलाते ही हैं। चाहे लकड़ी को जलाना हुआ, पेट्रोल को, तो पेट्रोल क्या है, इंजन के अंदर जलता है। चारकोल हम डायरेक्टली उसको आग लगा लेते हैं। कोयला हो गया, थर्मल पावर प्लांट में उसको जलाया जाता है। उसके बाद पहले जो ट्रेनें चलती थी तो उसमें भी कोयला का इस्तेमाल किया जाता था। घरों में कुकिंग पर्पज़ के लिए कोयला इस्तेमाल किया जाता है। तो अलग अलग तरीके से हम इन सारे ईंधनों को जलाते हैं और उससे जो हमको ऊर्जा प्राप्त होती है उसको विभिन्न कार्यों में लगाते हैं। ठीक है, तो यही कहलाता है हमारा फ्यूल। ठीक है, अब आते हैं क्लासिफिकेशन के आधार कि किस तरीके से हम ईंधन को अलग अलग कैटेगरी में या वर्गीकरण करते हैं। तो अवस्था के आधार पर यानी स्टेट, किस प्रकार का हमारा जो हम ईंधन इस्तेमाल करें उसकी अवस्था क्या है, उस आधार पर 3 तरीके से बांटा जाता है। सॉलिड फ्यूल हो गया, लिक्विड फ्यूल हो गया, गैसियस फ्यूल हो गया। ठीक है, तो सॉलिड मतलब जिसकी अवस्था ठोस हो, जैसे कि आपका कोयला हो गया, लकड़ी हो गई, चारकोल हो गया, कोक हो गया। लिक्विड फ्यूल की बात करें तो जिसकी अवस्था द्रव है ना, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गई, गैसोलीन हो गया। तो जिसकी अवस्था लिक्विड अवस्था है, द्रव है, तो वो लिक्विड फ्यूल कहलाएगा। और गैसियस में वो ईंधन होंगे, जैसे आपका नेचुरल गैस में हो गया, हाइड्रोकार्बन्स हो गए, एलपीजी गैस हो गया, सीएनजी हो गया। तो ये सारे ईंधन के ही प्रकार हैं जो गैसियस अवस्था में है, तो इसको हम वर्गीकृत गैसियस फ्यूल में करते हैं। ठीक है, अब साथ ही साथ ये तो हो गया अवस्था के आधार पर। उसके बाद हम ये भी जान लें कि स्रोत के आधार पर हम ईंधन को और 2 प्रकार से विभाजित करते हैं। तो वो है आपका जो हमको प्राकृतिक रूप से मिलता है, नेचुरल फ्यूल, और दूसरा हो गया आर्टिफिशियल या मैन मेड फ्यूल। तो किस तरीके से मनुष्य के द्वारा जो बनाए गए जो ईंधन है वो आर्टिफिशियल या मैन मेड फ्यूल के अंतर्गत आते हैं, और जो हमको सीधे प्राकृतिक ने दिया, जो हमको नेचर या पर्यावरण हमको सीधे तौर पे जो संसाधन के रूप में ईंधन दे रही है, हम उसको प्राकृतिक फ्यूल के कैटेगरी में डालते हैं। तो जो हमको सीधे
पर्यावरण से मिल रहा है, प्रकृति हमको प्रदान कर रही है, तो वो हो गया आपका लकड़ी, कोयला, प्राकृतिक गैस, ठीक है। पर जो हम उसको आर्टिफिशियली बना रहे हैं, तो हम जब लकड़ी को थोड़ा जला लेते हैं उसके बाद जो बच जाता है वो चारकोल हो गया, उसमें ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। कोल गैस हो गया, पेट्रोल, डीजल, जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं कच्चा तेल का, क्रूड ऑयल का, तो उस फ्रैक्शनल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं तेल का शोधन, तो शोधन के दौरान हमको पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैक्स अलग अलग रूप में प्राप्त होते हैं, ठीक है। फिर कोयले को हम जब कम हवा में, यानी जिसको बोलते हैं लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, जब हम कोयले को जलाते हैं तो हमको कोक प्राप्त होता है। तो ये क्या है, ये सब हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा ईंधन के प्रकार को हम बना रहे हैं, तो इसलिए हम इसको आर्टिफिशियल या सेकेंडरी फ्यूल भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अवस्था के आधार पर, जैसे आपके सामने मैं थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर दिया, हमने टैबलेट कर दिया है कि अगर हम प्राकृतिक ईंधन और कृत्रिम ईंधन की बात करें तो अगर ठोस अवस्था में तो लकड़ी हो गया, पीट हो गया, कोयला, और इसी को अगर हम आर्टिफिशियल ईंधन की बात करें तो चारकोल और कोक, जो कि ठोस अवस्था में है। उसके बाद हम द्रव ईंधन की बात करें तो देखिए पेट्रोलियम हो गया, उसके बाद ये तो प्राकृतिक रूप से हमको कच्चा तेल जो प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और अगर कृत्रिम ईंधन की बात करें तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन हो गया, गैसेस में प्राकृतिक गैस, मीथेन हो गया, पर जो कृत्रिम रूप में वह कोल गैस, वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम बता सकते हैं कि इनकी अवस्था क्या है और हमको सीधे तौर पर हमको प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो रहा है या हम कृत्रिम रूप से प्राप्त कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि एक अच्छा ईंधन कैसा होना चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। तो एक अच्छे ईंधन में निम्नलिखित लक्षण होते हैं। तो सबसे पहला होता है कैलोरीफिक वैल्यू, जिसका अधिकतम होना चाहिए। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब ये होता है कि जब हम 1 ग्राम या 1 केजी, एक स्टैंडर्ड वैल्यू की बात करें, जब हम 1 केजी ईंधन को जलाएं तो जलाने से जितनी हमको ऊर्जा प्राप्त होगी हीट के फॉर्म में, वही ऊर्जा उस ईंधन का कैलोरीफिक मान कहलाता है, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि एक अच्छा ईंधन तभी अच्छा ईंधन कहलाएगा जब उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, यानी हम उसको जब जलाएं तो हमको अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त हो, क्योंकि हमको ऊर्जा से ही काम लेना है। तो जितनी ज़्यादा ऊर्जा हमको उसको जलाने, उसका दहन करने से हमको प्राप्त होगा, जितनी ज़्यादा उसमें प्राप्त होगी वही हमको उसकी कैलोरीफिक वैल्यू की क्या बोल सकते हैं कि अच्छा है। तो किसी ईंधन के इकाई द्रव्यमान को वायु की उपस्थिति में दहन करने पर निकली हुई ऊष्मा की कुल मात्रा को ईंधन का कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। इस अच्छे ईंधन का कैलोरीफिक मान अधिक होना चाहिए। जैसे अभी मैंने बोला, अगर हम कोल, पेट्रोलियम की बात करें तो कोल से अच्छा ईंधन पेट्रोल है, क्योंकि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद मध्यम प्रज्वलन ताप यानी मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर। इसका मतलब ये है, इग्निशन टेम्परेचर का मतलब होता है कि एक मिनिमम तापमान, निम्न तापमान जिस पर कोई ईंधन आग पकड़े। तो एक अच्छा ईंधन तभी कहलाता है कि उसका जो तापमान, जो इग्निशन टेम्परेचर में आग पकड़े, वो कम नहीं होना चाहिए, वो मॉडरेट होना चाहिए। मॉडरेट का मतलब ना एकदम कम तापमान में आग पकड़े, जैसे कि हम एलपीजी की बात करें, मीथेन गैस की बात करें, एक हल्की सी तीली भी लगती है तो वो तुरंत आग पकड़ता है। पर अगर हम कोयले की बात करें तो कोयले में आप कितना भी माचिस लगाइए, आग नहीं लगेगा। कहने का मतलब ये है कि कोयले की जो इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और अगर हम एलपीजी या मीथेन गैस की बात करें तो उसकी इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है। तो मॉडरेट होना चाहिए ताकि हम उसको रख सकें आसानी से। ऐसा ना हो कि वातावरण का तापमान बढ़े और उसमें आग लग जाए। तो इस वजह से सावधानीपूर्वक अगर हम बात करें तो हमारे पास जो ईंधन होना चाहिए उसका इग्निशन टेम्परेचर मॉडरेट होना चाहिए, यानी मध्य में होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, ठीक है। तो एक आदर्श ईंधन में साधारण ज्वलन ताप होना चाहिए। यदि किसी ईंधन का ज्वलन ताप कम होगा तो उसे संग्रह एवं स्थानांतरण में काफ़ी परेशानी होती है, किंतु यदि किसी ईंधन का ज्वलन ताप अधिक हो तो उसका संग्रह, रख रखाव एवं स्थान करना अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित होता है। यानी अब जैसे कोयले को देखिए हम ओपन में, खुले में छोड़ देते हैं, पर हमको कोई डर नहीं कि उसमें आग लगेगी। पर हम किसी भी प्रकार से पेट्रोलियम या किसी भी गैसियस ईंधन को हम इस तरीके से नहीं रख सकते, ठीक है। उसके बाद लो कंबस्टिबल मैटर कंटेंट, यानी जलने के बाद जो वेस्ट निकले वो कम से कम हो, क्योंकि फिर वो एक वेस्ट हो जाएगा और फिर उसको कहाँ रखा जाए, उसको किस तरीके से हम दूर करें, उसका ट्रीटमेंट करें, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि ईंधन एक हमारे पास ऐसा होना चाहिए जिसमें कम से कम
वेस्ट निकले, जिसको हम लोग राख बोलते हैं। जैसे हम लोग कोयला जलाते हैं तो उसमें देखिए धुआं तो निकला, साथ ही साथ राख भी निकलता है। अब उस राख का हम क्या करें, तो हमको उसकी ट्रीटमेंट के बारे में भी सोचना पड़ता है। तो एक अच्छा ईंधन तभी है जब उसमें किसी भी प्रकार से कम नाम मात्र का वेस्ट निकले, ताकि हमको पूरा का पूरा ईंधन पूर्ण रूप से प्रयोग में आ सके और उससे निकली ऊष्मा को हम अच्छे तरीके से प्रयोग कर सकें। ठीक है, एक अच्छे ईंधन की लागत कम होनी चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। जैसे अभी आप देख रहे हैं दिन पे दिन पेट्रोल डीजल के दाम इतना ज़्यादा बढ़े हैं कि आम इंसान के लिए हमें उसको प्रयोग में लाना थोड़ी सी दिक्कत की बात हो जाएगी, मतलब आर्थिक रूप से। अगर वही ईंधन का कम हो, जैसे एलपीजी सिलेंडर हो गए, जो अगर उसके दाम कम होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका उपयोग कर पाएंगे और इस तरीके से पर्यावरण भी हमारा सुरक्षित रहेगा। तो अगर एक अच्छा ईंधन के अगर जो रेट है, जो दर है, अगर वो कम हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आसानी से मिल जाएगी, सस्ती रहेगी, तो सफलतापूर्वक लोग उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग भी करेंगे। ठीक है, दहन की प्रक्रिया नियंत्रित हो ताकि आवश्यकता पड़ने पर दहन को शुरू अथवा बंद कर सके। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे आपने देखा एलपीजी के केस में हमको जब खाना बनाना होता है तब हम गैस को ऑन करते हैं, हमारा खाना बंद हो गया, हमने गैस को ऑफ कर दिया, यानी उसके बाद हमारा ईंधन सुरक्षित है। पर अगर हम एक कोयले की बात करें, लकड़ी की बात करें, एक बार अगर उसमें हमने उसको आग लगा दिया और वो जलने लग गया, तो हम खाना बनाए या हम जिस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं करें, नहीं भी करने के बाद भी हम उसको तुरंत कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके दहन पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसके वजह से अन्यथा हमारी ऊर्जा और हमारा ईंधन बर्बाद होता है। तो ये भी ज़रूरी है कि जो भी हम ईंधन इस्तेमाल करें उसको हमारे पास कंट्रोल होना चाहिए, उसको नियंत्रित करने का, कि हमको जब ज़रूरत हो तब उसका हम इस्तेमाल करें और जब ज़रूरत ना हो तो हम उसको मतलब बुझा दें, ताकि हमारा बाद के लिए, फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए वो ईंधन हमारे पास मौजूद रहे। ठीक है, दहन के उत्पादक हानिकारक नहीं होने चाहिए। मतलब जो भी हम जब दहन करें, कोयला हो गया, लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, तो उससे जो धुआं निकलता है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक ना हो, ना मनुष्य के लिए, ना पर्यावरण में रहने वाले कोई जीव जंतु के लिए। अगर अत्यधिक जहरीली या ज्वलनशील पदार्थ अगर वो ईंधन उत्सर्जित कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं पर्यावरण के साथ साथ मनुष्य को भी के लिए हानिकारक होता है। तो एक अच्छे ईंधन की खासियत वही है कि उसमें कम से कम इस तरीके की ज्वलनशील या क्या बोलते हैं, जो पर्यावरण को या मनुष्य को नुकसान पहुंचाए, ऐसे कुछ गैसें उत्सर्जित हो, तभी हम उसको एक अच्छा ईंधन का नाम देंगे। ठीक है, अब आते हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है और किस तरीके से कैलोरीफिक को हम बॉम्ब कैलोरीमीटर से निकालते हैं। ये भी आपके सिलेबस का एक पार्ट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी जान लीजिए कि ऊष्मीय मान किसको कहते हैं। तो ईंधन को जलाने पर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, इस प्रकार ईंधन द्वारा ऊष्मा प्रदान करने की यह क्षमता को ही ऊष्मीय मान कहलाती है। अतः ईंधन की इकाई द्रव्यमान मतलब या 1 ग्राम हम ईंधन को जलाएं या 1 kg ईंधन को जलाएं, तो वो पूर्ण रूप से जब वो पूरा ईंधन जल जाएगा और जितनी ऊष्मा उससे हमको प्राप्त हुई, वही ऊष्मा को हम उस ईंधन का द्रव्यमान कहेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं कि किस तरीके से हम बॉम्ब कैलोरीमीटर एक उपकरण है, उसकी सहायता से हम इस कैलोरीफिक वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है, तो आप लोग को मैं चूँकि इस लेक्चर में मेरे ये वाली जो टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि बॉम्ब कैलोरीमीटर कैसा होता है और किस तरीके से कार्य करता है, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि उसमें उसके सिद्धांत क्या हैं और हम किस प्रकार से किसी भी ईंधन का, चाहे ठोस अवस्था में हो या लिक्विड अवस्था में हो, गैसेस का हम बॉम्ब कैलोरीमीटर का प्रयोग करके उसमें मान नहीं निकाल सकते, पर ठोस और लिक्विड यानी सॉलिड और लिक्विड फ्यूल का हम ऊष्मीय मान बॉम्ब कैलोरीमीटर एपरेटस के द्वारा हम निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बॉम्ब कैलोरीमीटर के बारे में, ये उपकरण के बारे में, ये क्या होता है और किस तरीके से हम इसकी सहायता से किसी भी ठोस या द्रव ईंधन का ऊष्मीय मान ज्ञात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आप अपने असाइनमेंट्स में लिखेंगे पहला फ्यूल को परिभाषित करें, यानी व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूल। ठीक है, पहला सवाल आपका ये रहेगा। दूसरा कि एक अच्छे फ्यूल की क्वालिटी क्या, राइट डाउन द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड फ्यूल। थर्ड क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि क्लासीफाई द फ्यूल अकॉर्डिंग टू देयर स्टेट विथ एग्जाम्पल।
ठीक है, हिंदी वाले समझ लें कि ईंधन को परिभाषित कीजिए, एक अच्छे ईंधन में क्या क्या गुण होने चाहिए उसके बारे में विस्तार में बताएं। और तीसरा सवाल, ईंधन को अवस्था के आधार पर उदाहरण सहित वर्गीकृत करें। तो ये आज आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन है जो आप अपने असाइनमेंट कॉपी में नोट डाउन करेंगे। थैंक यू।